स्टोरी की शुरुआत होती है एक बेहद खतरनाक लड़ाई से। एक खूबसूरत महिला जहर के असर से तड़प रही होती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसके अपने ही किसी भरोसेमंद इंसान ने उसके साथ गद्दारी की है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तू गद्दार! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जहर देने की? तभी सामने खड़ा दुश्मन मुस्कुराते हुए उसकी बेबसी का मजाक उड़ाता है। वो कहती है, तुम सच में इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, लेकिन अफसोस इतनी जल्दी मरने वाली हो। मरने से पहले मेरे भाइयों को भी थोड़ा खुश कर दो। उसकी गंदी बात सुनकर महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिना डरे जवाब देती है, मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी ये गंदी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी। इसके बाद वो अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठी करती है और अपना सबसे शक्तिशाली स्किल इस्तेमाल कर देती है, फ्लेमिंग फ्लावर। अगले ही पल चारों तरफ आग की भयानक लपटें फैल जाती हैं और जोरदार धमाका होता है। लेकिन अचानक उसके ऊपर एक बेहद शक्तिशाली हमला होता है, जिसकी वजह से वो लड़की दूर गहरी खाई की तरफ गिरने लगती है। इतने में ही सीन कट हो जाता है और हमें इस सीरीज के मेन कैरेक्टर की एंट्री दिखाई जाती है। लेकिन तभी अचानक हमारे मैं कैरेक्टर के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने 5D रियम की पीक हासिल कर ली है। अब सिस्टम आपको अपने आप 5 गॉड्स रियम में ब्रेक थ्रू करवाएगा। इसके लिए आपके पास 1 साल का समय होगा। लेकिन अगले ही पल सिस्टम एक ऐसी शर्त बता देता है जिसे सुनकर मैं कैरेक्टर भी हैरान रह जाता है। इस पूरे 1 साल तक होस्ट अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही वो परेशान होकर सोचता है, ये कैसा मजाक है, मेरी पूरी कल्टीवेशन ही सील कर दी। बस उम्मीद है कि इस 1 साल में कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। इसलिए मैं कैरेक्टर समझ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे जल्द से जल्द कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इसी बीच अचानक उसके सामने एक रहस्यमयी लड़की आ जाती है। उसे देखकर मैं कैरेक्टर हैरानी से पूछता है, आखिर ये लड़की है कौन? उधर जैसे ही वो रहस्यमयी लड़की हमारे मैं कैरेक्टर को देखती है, वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। हमारा मैं कैरेक्टर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो उसे सीधे बेड पर गिरा देती है और फिर उन दोनों के बीच वो सब हो जाता है जो बिल्कुल भी होने की उम्मीद नहीं थी। सीन यहीं कट होता है। अगले दिन जब हमारा मैं कैरेक्टर जागता है तो वो रहस्यमयी लड़की वहां से जा चुकी होती है। उसके पास सिर्फ एक लेटर छोड़ दिया गया था। लेकिन इसके बाद जो होता है वो किसी को भी हैरान कर देगा, क्योंकि पता चलता है कि उन दोनों के 2 बच्चे भी हो चुके हैं। मतलब एक ही दिन में मुलाकात, उसी दिन सुहाग रात और उसी दिन सीधे 2 बच्चे। सच कहूं तो ये लॉजिक समझ से बिल्कुल बाहर था। ऐसा लग रहा था मानो स्टोरी ने साइंस और टाइम दोनों को ही पूरी तरह इग्नोर कर दिया हो। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है। वो लड़की बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले मैं कैरेक्टर के लिए एक चिट्ठी छोड़ जाती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, मुझे माफ कर देना पति, मुझे अपना मिशन पूरा करने जाना होगा। उम्मीद है कि तुम हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखोगे। कभी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। अपना ख्याल रखना। उस लड़की के जाने के बाद मैं कैरेक्टर गुस्से में खुद से कहता है, अजीब लड़की थी, मेरी तरफ ठीक से देखा तक नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। फिर उसकी नजर अपने दोनों बच्चों पर पड़ती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो सोचता है, आखिर ये मेरे ही बच्चे हैं, पहले इन्हें बड़ा करता हूं, बाकी सब बाद में देख लूंगा। इसके बाद देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं। इन 3 सालों में उसने अपने दोनों बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की होती है। हालांकि उसकी अपनी कल्टीवेशन पूरी तरह सील थी, लेकिन उसके पास पहले का अनुभव था, इसलिए वो अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही मजबूत बनने की ट्रेनिंग देता रहता है। वो मन ही मन सोचता है, भले ही मेरी कल्टीवेशन चली गई हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को पहले से ही मजबूत बना सकता हूं। अब बस थोड़ा ही समय बाकी है। 3 साल पूरे होने वाले हैं और मैं दोबारा 5 गॉड्स रियल में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। उस दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। दूसरी तरफ वही महिला जिसका नाम यूफे था, अब लंझाओ की शासक बन चुकी थी। तभी उसका एक भरोसेमंद साथी उसके पास आता है और कहता है, इस बार आपको लंझाओ की समस्या भी सुलझानी है, लेकिन इसके अलावा एक निजी काम भी है। यूफे हैरानी से पूछती है, निजी काम? वो जवाब देता है, जब आपका काम खत्म हो जाए तब उत्तरी लंझाओ के बिग स्टोन विलेज जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। ये सुनते ही यूफे की आंखों में उदासी छा जाती है। वो धीरे से कहती है, क्या वो दोनों ठीक होंगे? उसका साथी मुस्कुराकर कहता है, आपके बच्चे अब 3 साल के हो चुके हैं। यूफे की आंखों के सामने पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वो सोचने लगती है, जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी तब मेरे मास्टर ने मुझे वापस बुलाकर सिंहासन संभालने का आदेश दिया था। मुझे पहले से पता था कि महल लौटते ही मेरी जान हमेशा खतरे में रहेगी, इसलिए मैं बिना कुछ बताए ही वहां से चली गई। अब भले ही वो एक शक्तिशाली फीमेल एम्परर बन चुकी थी, लेकिन उसके चारों तरफ दुश्मनों की कमी नहीं थी। अगर किसी को भी उसके बच्चों के बारे में पता चल जाता तो सबसे पहले वही लोग निशाना बनते।
इसी डर की वजह से उसने आज तक अपने बच्चों का सच सबसे छिपा कर रखा था। आंखों में आंसू लिए वो कहती है, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। मैं एक माँ होने का फर्ज नहीं निभा सकी। बस एक बार जाकर उन्हें दूर से देख लेना, उनकी जिंदगी में कोई दखल मत देना और उन्हें मेरी असली पहचान के बारे में भी मत बताना। जब तक मुझे यह पता है कि वो दोनों सुरक्षित और खुश हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। उसका साथी सिर झुकाकर कहता है, जैसा आपका आदेश बहन। लेकिन उसके बाद मुझे तुरंत सिक्लूजन में जाना होगा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। उधर गांव में मैं कैरेक्टर अपने दोनों बच्चों साइनियर और चेनियर को बुलाता है। दोनों भागते हुए आते हैं और खुशी से कहते हैं, पापा। वो प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, पापा को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये सुनते ही दोनों उदास हो जाते हैं। उनमें से एक मासूमियत से पूछता है, पापा, क्या आप हमारी मम्मी को वापस लाने जा रहे हैं? दूसरा भी उत्साह से कहता है, मैं भी चलूंगा, मैं भी मम्मी को वापस लाऊंगा। मैं कैरेक्टर मुस्कुराते हुए उन्हें समझाता है, नहीं, इस बार पापा किसी को लेने नहीं जा रहे। मुझे बस एक जरूरी काम से जाना है। मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम दोनों अच्छे बच्चों की तरह गांव में रहना। विलेज हेड तुम्हारा ध्यान रखेंगे। लेकिन दोनों बच्चे मुंह फुलाकर बोलते हैं, पापा हमेशा अकेले ही चले जाते हैं, हमें कभी अपने साथ नहीं ले जाते। ये सुनकर वो हंस पड़ता है और उन्हें प्यार से गले लगाते हुए कहता है, बस इस बार भी थोड़ा इंतजार कर लो। पापा वापस आएंगे तो तुम्हारे लिए ढेर सारी स्वादिष्ट चीजें और बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगे। मैं कैरेक्टर अपने बच्चों को समझाकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके जाते ही दोनों बच्चे जिद करने लगते हैं। छोटा भाई मुंह फुलाकर कहता है, नहीं, मैं भी पापा के साथ जाऊंगा। तभी उसकी बड़ी बहन उसे डांटते हुए कहती है, इतने जिद्दी मत बनो। पापा किसी जरूरी काम से गए हैं, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि घर पर इंतजार करना है तो वही करेंगे। जाते जाते मैं कैरेक्टर भी उन्हें आखिरी बार चेतावनी देता है, अगर तुम दोनों घर से बाहर निकलें तो वापस आकर अच्छी खबर लूंगा। बच्चे तुरंत सिर हिलाकर कहते हैं, ठीक है पापा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं कैरेक्टर को पता नहीं था कि उसकी बेटी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे भी अजीब सा एहसास होता है कि उसकी बेटी आज कुछ ज्यादा ही आसानी से मान गई। उसके जाते ही दोनों बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर हाथ हिलाते हैं, पापा जल्दी वापस आना, हमें आपकी बहुत याद आएगी। मैं कैरेक्टर भी मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो नजर से ओझल होता है, छोटा भाई तुरंत अपनी बहन से पूछता है, दीदी आपने अभी मुझे रोका क्यों? बहन शरारती मुस्कान के साथ कहती है, हम बस पापा के जाने का इंतजार कर रहे थे, अब हम चुपचाप उनके पीछे निकलेंगे। भाई थोड़ा घबराकर कहता है, लेकिन अगर पापा को पता चल गया तो? बहन तुरंत जवाब देती है, पापा हमें मम्मी को ढूंढने नहीं ले जाएंगे, इसलिए इस बार हम खुद ही उन्हें ढूंढेंगे। फिर उसे पापा की सुनाई हुई एक पुरानी कहानी याद आती है। वो कहती है, याद है, पापा ने बताया था कि वो भी एक बार अकेले ही घर से निकल गए थे। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। भाई भी जोश में आ जाता है, हाँ फिर तो हम भी चलेंगे। लेकिन अगले ही पल उसे एक बात याद आती है, पर पापा तो कहते हैं कि हमारी कल्टीवेशन नहीं है, बाहर जाना हमारे लिए खतरनाक है। इस पर बहन हंसते हुए कहती है, तुम कितने भोले हो। विलेज चीफ ने हमें बताया था कि कल्टीवेटर्स की ताकत कई लेवल्स में बांटी होती है, और पापा तो मार्शल किंग लेवल के एक्सपर्ट हैं। हम दोनों रोज उन्हीं के साथ ट्रेनिंग करते हैं। अगर हम सच में कमजोर होते तो उनके एक वार तक को नहीं झेल पाते। इसका मतलब हम भी काफी ताकतवर हैं। अब दोनों को यकीन हो जाता है कि उनके पापा जानबूझकर उन्हें कमजोर बताते थे ताकि वो कभी अकेले बाहर ना निकलें। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो मम्मी को ढूंढने चलते हैं। इसके बाद दोनों अपनी उड़ने वाली तलवार निकालते हैं, स्वॉर्ड ऑफ वॉर। अगले ही पल दोनों तलवारों पर सवार होकर आसमान में उड़ जाते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें घने जंगल का नजारा दिखाया जाता है। वहां एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से भाग रही थी। उसके पीछे सेकंड टियर बीस्ट्स का एक विशाल झुंड पड़ा हुआ था। वो सभी बीस्ट्स उसे चारों तरफ से घेर कर उसका शिकार करना चाहते थे। भागते भागते अचानक एक बीस्ट लंबी छलांग लगाकर उसके पीछे पहुंच जाता है और अपने नुकीले पंजों से उस पर जोरदार हमला कर देता है। अटैक इतना ताकतवर था कि लड़की कई मीटर दूर जाकर एक पेड़ से जोर से टकराती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। ये देखकर उसके साथी तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। वो उसे सहारा देकर उठाते हैं और घबरा कर पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, सेकंड टियर बीस्ट का पूरा झुंड उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। अब उनकी बचने की सारी उम्मीदें लगभग खत्म होती हुई दिखाई दे रही थीं। इसी के साथ सीन एक बार फिर बदल जाता है। दूसरी तरफ दोनों बच्चे उड़ते उड़ते रास्ता भटक जाते हैं। बहन कहती है, पापा ने बताया था कि मम्मी जोंगझो में है, लेकिन जोंगझो किस दिशा में है ये तो हमें पता ही नहीं। छोटा भाई घबरा कर कहता है, तो चलो वापस चलते हैं, विलेज चीफ से रास्ता पूछ लेते हैं।
बहन तुरंत मना कर देती है। बेवकूफ, इतनी मुश्किल से तो हम घर से निकले हैं। अगर वापस गए तो विलेज चीफ हमें दोबारा कभी बाहर नहीं जाने देंगे। भाई पूछता है, तो अब क्या करें? बहन थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, चलो पहले किसी इंसान को ढूंढते हैं, उससे जोंगझोऊ का रास्ता पूछ लेंगे। कुछ दूर उन्हें नीचे लोगों का एक समूह दिखाई देता है। देखो वहां लोग हैं, चलो उन्हीं से पूछते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों नीचे उतरते हैं, उधर हम देखते हैं कि सेकंड टियर बीस्ट के एक बड़े झुंड ने कुछ कल्टीवेटर्स को चारों तरफ से घेर रखा था। उनकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है। यह नजारा देखकर लड़का अपनी बहन से पूछता है कि आखिर ये लोग इन सेकंड टियर बीस्ट के बीच क्या कर रहे हैं। इस पर उसकी बहन हालात का अंदाजा लगाते हुए कहती है कि ये लोग मुश्किल में फंसे हुए हैं। अगर वो इनकी मदद कर दें तो बदले में इनसे इस जगह के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। इतना कहकर वो अपने भाई से पहले यहीं रुकने के लिए कहती है और खुद सीधे बीस्ट की तरफ बढ़ जाती है। अगले ही पल वो एक जोरदार अटैक करती है और कई सेकंड टियर बीस्ट को एक ही वार में दूर उड़ा देती है। ये देखकर उसका भाई भी तुरंत मैदान में उतर जाता है। वो भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक सभी बीस्ट को आसानी से उड़ाने लगता है। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी कल्टीवेटर्स पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि दो छोटे से बच्चे इतने पावरफुल सेकंड टियर बीस्ट को इतनी आसानी से हरा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों की असली स्ट्रेंथ क्या है। इसी बीच भाई जल्दी से अपनी बहन के पास पहुंचता है, लेकिन लड़ाई खत्म होने की बजाय उसे सबसे पहले अपनी भूख की चिंता होती है और वो अपनी बहन से बारबेक्यू बनाने की बात करने लगता है। तभी कुछ सेकंड टियर बीस्ट्स फिर से उठ खड़े होते हैं। उन्हें देखकर लड़का बिना जरा भी घबराए आगे बढ़ता है और एक एक पंच में सभी बीस्ट को खत्म करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ उसकी बहन भी पीछे नहीं रहती। वो भी एक एक करके बाकी बचे सभी सेकंड टियर बीस्ट को आसानी से खत्म कर देती है। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी कल्टीवेटर्स की आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिन बीस्ट से वो खुद नहीं निपट पाए, उन्हें इन दो बच्चों ने कुछ ही पलों में खत्म कर दिया। लेकिन तभी इसी बीच अचानक चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। छोटा भाई घबराकर अपनी बहन से कहता है, दीदी अचानक इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? बहन भी आसमान की तरफ देखकर हैरान रह जाती है। उसी समय वहां मौजूद एक एक्सपर्ट डरते हुए चिल्लाता है, ये ब्लड मून है, सावधान रहो। जब ब्लड मून निकलता है तब ब्लू मून वुल्व्स पागल हो जाते हैं और उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इतना सुनते ही सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल उन भेड़ियों का झुंड उन पर टूट पड़ता है। लोग पूरी ताकत से हमला करते हैं, लेकिन कोई भी उनके डिफेंस को तोड़ नहीं पाता। एक आदमी घबरा कर चिल्लाता है, इनकी खाल बहुत मजबूत है, हमारे अटैक इन पर बिल्कुल असर नहीं कर रहे। तभी छोटी लड़की आराम से अपने भाई की तरफ देखकर कहती है, भैया तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से आग जलाओ, इन भेड़ियों को मैं संभाल लेती हूं। इतना कहते ही वो अकेली ही पूरे वुल्फ पैक की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ उसका भाई बड़े आराम से लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए ये कोई लड़ाई नहीं बल्कि पिकनिक हो। कुछ ही देर बाद सभी भेड़िए मारे जा चुके होते हैं। छोटा भाई खुशी से उछलते हुए कहता है, वाह अब आराम से बारबेक्यू करेंगे। वहां मौजूद लोग ये सब देखकर पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। तभी छोटा बच्चा वहां खड़ी एक आंटी से मासूमियत से पूछता है, आंटी एक मदद करेंगी? आंटी मुस्कुराकर पूछती है, तुम लोग इतनी देर से लड़ रहे थे, तुम्हें भूख नहीं लगी? छोटा बच्चा तुरंत जवाब देता है, भूख तो लगी है, इसलिए तो बारबेक्यू करेंगे। आंटी उसकी तैयारी देखकर हैरान रह जाती है। वो पूछती है, ये बारबेक्यू रैक, इतना बड़ा बर्तन, कोयला और इतने सारे मसाले, ये सब तुम्हें किसने दिए? बच्चा गर्व से मुस्कुराकर कहता है, मेरे पापा ने, ये सब उन्होंने मेरे लिए बनाया है। मेरे पापा का बारबेक्यू पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट होता है और अब मैं भी बिल्कुल उनके जैसा बना लेता हूं। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उनमें से एक आदमी हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पापा भी अजीब हैं। दूसरे लोग अपने बच्चों के लिए पावरफुल वेपन्स बनाते हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें बारबेक्यू का पूरा सामान बनाकर दे दिया। बच्चा तुरंत मासूमियत से जवाब देता है, वेपन्स तो हमारे पास भी हैं, लेकिन पापा ने कहा है कि जब तक जान पर न बनाए तब तक उन्हें कभी बाहर मत निकालना, नहीं तो बुरे लोग उन्हें छीन लेंगे। ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग और भी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी एक महिला बच्चों से पूछती है, अच्छा बताओ तुम दोनों अभी किस कल्टीवेशन रियम में हो? छोटा भाई सिर खुजलाते हुए जवाब देता है, पापा तो कहते हैं कि हमारी कोई कल्टीवेशन ही नहीं है। फिर वो धीरे से कहता है, लेकिन प्लीज ये बात मेरे पापा को मत बताइएगा, उन्होंने हमें घर से बाहर निकलने से मना किया था। उनका कहना था कि हम बहुत कमजोर हैं और बाहर बहुत खतरा है, इसलिए हम दोनों चुपके से घर से भाग आए हैं। बच्चे की मासूमियत देखकर सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी वो महिला अपना परिचय देते हुए कहती है, मेरा नाम लॉन्ग यूफे है,
अब तुम अपना नाम बताओ, और ये भी कि तुम कहां से आए हो। ये सुनते ही दोनों भाई बहन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें तुरंत अपने पापा की बात याद आ जाती है, बाहर किसी को भी अपना असली नाम मत बताना, पहले अपनी पहचान छिपाना सीखो। बस फिर क्या था, छोटा भाई पूरे विश्वास के साथ कहता है, मेरा नाम लव मीट है, और अपनी बहन की तरफ इशारा करके कहता है, और इनका नाम लव बारबेक्यू है। इसके बाद दोनों बड़ी मासूमियत से बोलते हैं, हम बारबेक्यू विलेज से आए हैं। उनका यह जवाब सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं। सभी लोग दोनों बच्चों के बताए हुए नाम सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते। लव बारबेक्यू, लव मीट और बारबेक्यू विलेज। एक लड़की हंसते हुए बोली, अगर अपनी पहचान छिपानी ही थी तो कम से कम कोई असली जैसा नाम तो सोच लेते। यह सुनकर तो कोई भी समझ जाएगा कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तभी लॉन्ग यूफे मुस्कुराते हुए पूछती है, अच्छा, अगर ये तुम्हारा नाम है तो तुम्हारे पापा का नाम क्या है? छोटा लड़का पूरे भरोसे से जवाब देता है, मेरे पापा का नाम लव बारबेक्यू है। इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। उन्हें देखकर छोटा लड़का हैरान हो जाता है। वो अपनी बहन से धीरे से पूछता है, दीदी, क्या हमारे नाम अच्छे नहीं हैं? ये सब हंस क्यों रही हैं? उसकी बहन भी कुछ समझ नहीं पाती और धीरे से कहती है, शायद हमें कोई दूसरा नाम बता देना चाहिए था। लेकिन अगले ही पल दोनों इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। इसी बीच छोटा लड़का बारबेक्यू तैयार कर लेता है। उसकी बहन एक टुकड़ा चखते ही खुश होकर बोलती है, वाह, तुम्हारा बारबेक्यू तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गया है। अब तो यह लगभग पापा के हाथ जैसा बन गया है। छोटा लड़का गर्व से मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल, आखिर मुझे सिखाया भी तो पापा ने है। फिर वो वहां मौजूद सभी लड़कियों से कहता है, आंटी, आप सब भी चख कर देखिए, बहुत स्वादिष्ट है। पहले तो सब थोड़ा झिझकती हैं, लेकिन जैसे ही बारबेक्यू का एक टुकड़ा खाती हैं, सबकी आंखें चमक उठती हैं। एक लड़की हैरानी से बोलती है, वाह, इतना स्वादिष्ट बारबेक्यू मैंने आज तक नहीं खाया। दूसरी भी मुस्कुराकर कहती है, सच में इतने सालों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। खाना खाते खाते लॉन्ग यूफे दोनों बच्चों से पूछती है, अच्छा, तुम दोनों आखिर जा कहां रहे हो? छोटी लड़की बिना कुछ छिपाए जवाब देती है, पापा ने बताया था कि हमारी मम्मी राजधानी में है, इसलिए हम चेन श्यांग की तरह उन्हें बचाने जा रहे हैं। इतने में अचानक लड़की का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो दूर आसमान की तरफ देखकर कहती है, भैया, कोई हमारी तरफ आ रहा है। उसकी ताकत जिंगलैंग से भी ज्यादा है। लॉन्ग यूफे मुस्कुराकर कहती है, घबराओ मत, वो मेरे मास्टर हैं। लेकिन छोटा लड़का धीरे से अपनी बहन से कहता है, दीदी, आंटी ने कहा ना कि वो उनके मास्टर हैं, मतलब वो अच्छे इंसान होंगे। तभी दूर से एक बुजुर्ग महिला की आवाज गूंजती है, जो भी यहां है, सामने आ जाओ। छोटा लड़का मासूमियत से अपनी बहन से कहता है, दीदी, वो आपको बुला रही हैं क्या? क्योंकि आप मुझसे लंबी हो। बहन तुरंत नाराज होकर बोलती है, क्या मतलब मैं लंबी हूं? मैं तो बस तुमसे थोड़ी सी बड़ी हूं। उसी समय लॉन्ग यूफे की मास्टर वहां पहुंच जाती हैं। लॉन्ग यूफे तुरंत कहती है, मास्टर, अभी जो तीर चला था वो इसी छोटी बच्ची ने छोड़ा था। लेकिन उनकी मास्टर विश्वास ही नहीं कर पाती। वो सिर हिलाकर कहती हैं, नहीं, तुमसे जरूर कोई गलती हुई है। इतना शक्तिशाली तीर कोई 3 साल की बच्ची नहीं चला सकती। फिर वो गंभीर होकर कहती हैं, रास्ते में जिस बूढ़े ने मुझे रोका था, उसने कहा था कि उसने अपने शिष्यों को तुम्हें मारने भेजा है, लेकिन अब लगता है कि वो जानबूझकर मुझे गुमराह कर रहा था। तभी लॉन्ग यूफे देखती है कि उनकी मास्टर जख्मी हो चुकी हैं। वो घबराकर पूछती है, मास्टर, आपको चोट लग गई? मास्टर शांत स्वर में जवाब देती हैं, चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। उसी समय दूसरी तरफ उधर ब्लड वुल्फ क्लैन का एक आदमी बुरी तरह घायल होकर अपने यंग मास्टर के सामने पहुंचता है। उसकी हालत बेहद खराब थी और वो गुस्से में कांपते हुए बताता है कि उनके पूरे ब्लड वुल्फ पैक का सफाया कर दिया गया है। लेकिन उसे अपने वुल्व्स के मरने का उतना दुख नहीं था। असल बात तो यह थी कि उन 2 बच्चों ने सभी ब्लड वुल्व्स को मारने के बाद उनका मांस काटकर वहीं बारबेक्यू बनाकर खा भी लिया था। ये सुनते ही यंग मास्टर भी एक पल के लिए चौंक जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि आखिर ऐसे कौन से बच्चे हो सकते हैं जो पूरे ब्लड वुल्फ पैक को अकेले खत्म कर दें। जब वो पूछता है कि आखिर वो लोग कौन थे, तो घायल आदमी बताता है कि दोनों बच्चे देखने में मुश्किल से 3 साल के लग रहे थे, लेकिन उनकी ताकत किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थी। ये सुनकर यंग मास्टर की आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि अगर इतने कम उम्र में किसी बच्चे के पास ऐसी ताकत है तो उसे अपने बीस्ट क्लैन में ले जाकर ट्रेन किया जाए, तो भविष्य में वही बच्चा पूरे जूजू में बीस्ट क्लैन को सबसे ताकतवर बना सकता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉन्ग यूफे की दादी जहरीले स्नेक पॉइजन की वजह से लगातार कमजोर होती जा रही थी। उनकी डिसाइपल घबराकर पूछती है कि क्या सच में उनकी हालत इतनी गंभीर है।
इस पर दादी खुद मान लेती हैं कि उस बूढ़े स्नेक मास्टर का पॉइजन बेहद खतरनाक था और अब शायद वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। ये सुनते ही लॉन्ग यूफे की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वहीं खड़ी छोटी सी लड़की तुरंत आगे आती है और पूरे भरोसे के साथ कहती है, ऑन्ट, रोइए मत। जब तक मैं और मेरा भाई यहां हैं, ग्रैंडमा को कुछ नहीं होगा। उसका भाई भी तुरंत हामी भरते हुए कहता है कि वो लोग इस पॉइजन का इलाज कर सकते हैं। पहले तो वहां मौजूद सभी लोग उनकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। आखिर 2 छोटे से बच्चे और सामने 5 सेंट लेवल का पॉइजन, ऐसा इलाज तो बड़े बड़े एल्केमिस्ट भी नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी छोटी लड़की अपने पास से एक डिटॉक्सिफिकेशन पिल निकालती है और बिना किसी झिझक के ग्रैंडमा को खाने के लिए दे देती है। उसे पूरा भरोसा था कि चाहे पॉइजन कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, ये पिल उसे पूरी तरह खत्म कर देगी। ग्रैंडमा जैसे ही पिल निगलती हैं, कुछ ही सेकंड में उनके शरीर के अंदर मौजूद स्नेक पॉइजन तेजी से खत्म होने लगता है। ये महसूस करते ही उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उधर ग्रैंडमा के शरीर से स्नेक पॉइजन पूरी तरह खत्म होते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरानी में पड़ जाते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस जहर को 5 सेंट लेवल पॉइजन कहा जाता है, उसे 2 छोटे से बच्चे इतनी आसानी से खत्म कर देंगे। खुशी से भरकर आंट उस छोटी लड़की को गले लगा लेती है, लेकिन लड़की मासूमियत से हंसते हुए कहती है कि उसके चेहरे पर किस मत करो। इसके बाद आंट उत्सुक होकर पूछती है कि इतनी कमाल की डिटॉक्सिफिकेशन पिल आखिर किसने बनाई है। इस पर लड़की बिना किसी घमंड के जवाब देती है कि ये पिल उसने नहीं, बल्कि उसके फादर ने बनाई है, और ऐसी पिल्स तो उनके पास अभी भी बहुत सारी हैं। वो मुस्कुराते हुए ये भी कहती है कि अगर भविष्य में आंट को कभी दोबारा पॉइजन हो जाए तो वो फिर से उनका इलाज कर देगी। ये सुनकर ग्रैंडमा उन दोनों बच्चों की तरफ भावुक नजरों से देखती हैं। वो कहती हैं कि आज इन बच्चों ने सिर्फ उनकी जान ही नहीं बचाई, बल्कि उन पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भविष्य में अगर इन्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो अपनी पूरी ताकत से उनकी मदद करेंगी। लेकिन लड़की का जवाब सुनकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। वो मासूमियत से कहती है कि उसके फादर हमेशा सिखाते हैं, बुजुर्गों, कमजोरों और जरूरतमंद लोगों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। ग्रैंडमा भी हल्की सी हंसी के साथ कहती हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कोई उन्हें भी बुजुर्ग और कमजोर कहेगा। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा फिर गंभीर हो जाता है। उन्हें एक बात लगातार परेशान कर रही थी। रॉयल फैमिली से निकलने के बाद उन्होंने कभी किसी को अपनी लोकेशन नहीं बताई थी। फिर भी उस बूढ़े स्नेक मास्टर ने उन पर बिल्कुल सही जगह पर हमला कर दिया। इसका मतलब साफ था, उनके आसपास मौजूद लोगों में ही कोई गद्दार छिपा हुआ था। यही सोचकर वो टियानजियान पैविलियन के सभी डिसाइपल से जवाब मांगती हैं। सभी डिसाइपल तुरंत घुटनों पर बैठ जाते हैं और कसम खाकर कहते हैं कि उनकी कई पीढ़ियां रॉयल फैमिली की रक्षा करती आई हैं। वो किसी भी हाल में अपने मास्टर के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। ग्रैंडमा भी उनकी बात पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन लॉन्ग यूफे की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी थी, इसलिए बिना सच्चाई जाने वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। तभी उनमें से कोई सुझाव देता है कि अगर इस समय फुलू क्लैन का ट्रूथ तालिस्मान मिल जाता तो असली गद्दार खुद अपने मुंह से सच बोल देता। इतना सुनते ही छोटी लड़की तुरंत बोल पड़ती है कि उसके पास भी ऐसा तालिस्मान है जो किसी से भी सच बुलवा सकता है। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसके पास सचमुच ट्रूथ तालिस्मान है, तो लड़की मासूमियत से कहती है कि उसे उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसके फादर ने उन्हें धोखा खाने से बचाने के लिए ऐसे तालिस्मान बनाकर दिए थे जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। ये सुनते ही ग्रैंडमा एक बार फिर हैरान रह जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों बच्चों के फादर कौन हैं। वो एल्केमी भी जानते हैं, तालिस्मान भी बना लेते हैं और शायद आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग में भी माहिर हैं। ऐसा इंसान पूरे जुझों में भी गिने चुने लोगों में होगा। ग्रैंडमा विनम्रता से उन बच्चों से कुछ ट्रूथ तालिस्मान मांगती हैं, लेकिन दोनों बच्चे बिना एक पल सोचे उन्हें सारे तालिस्मान दे देते हैं। उनके लिए ये कोई कीमती चीज नहीं थी, क्योंकि उनके फादर ने उन्हें ऐसे बहुत सारे तालिस्मान पहले से बनाकर दिए थे। इसके बाद ग्रैंडमा अपने लोगों को आदेश देती हैं कि हर संदिग्ध व्यक्ति पर एक एक ट्रूथ तालिस्मान इस्तेमाल किया जाए। जैसे ही तालिस्मान एक्टिवेट होता है, छिपा हुआ गद्दार खुद अपने मुंह से सच उगलना शुरू कर देता है। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसी समय एक महिला गुस्से में उस बच्चे को गाली देने लगती है, लेकिन छोटी लड़की तुरंत उसके सामने आकर डांटते हुए कहती है, मेरे भाई को गाली देने की हिम्मत मत करना। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। आंट हंसते हुए बच्चों से पूछती हैं कि क्या उनका बारबेक्यू ग्रिल भी उनके फादर ने बनाया है। दोनों गर्व से बताते हैं कि उनके फादर सिर्फ एल्केमी और टैलिस्मन ही नहीं, बल्कि आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग में भी मास्टर हैं। उनकी नजर में दुनिया में उनके फादर से महान कोई नहीं है। यह सुनकर आंट भी मन ही मन उस रहस्यमयी आदमी की ताकत का अंदाजा लगाने लगती हैं। तभी छोटी लड़की अचानक मासूमियत से कह देती है, आंट, आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरे फादर पर नजर मत रखिएगा, हमारी मदर पहले से हैं।
उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं। आंट भी मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरती हैं। लेकिन उसी पल दूर से अचानक एक तेज आवाज गूंजती है। किसी की तेज रफ्तार से उनकी तरफ आने की आहट सुनाई देती है। ग्रैंडमा का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है, क्योंकि उन्हें तुरंत समझ आ जाता है वो बूढ़ा स्नेक मास्टर एक बार फिर लौट आया है। उधर जैसे ही उस बूढ़े स्नेक बीस्ट मास्टर की मौजूदगी का एहसास होता है, वहां मौजूद सभी लोग तुरंत बैटल फॉर्मेशन बना लेते हैं। लेकिन वो बूढ़ा जरा भी नहीं घबराता। उल्टा वो ग्रैंडमा को देखकर ताना मारते हुए कहता है कि उसके शरीर में जहर अब तक पूरे फेफड़ों में फैल चुका होगा। उसके हिसाब से अब उसकी मौत बस कुछ ही पल दूर थी। लेकिन अगले ही पल जब उसकी नजर ग्रैंडमा पर पड़ती है तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, क्योंकि जिस इंसान को मर जाना चाहिए था वो बिल्कुल ठीक ठाक उसके सामने खड़ी थी। वो हैरानी से पूछ बैठता है, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा जहर खत्म कैसे हो गया? ग्रैंडमा हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती हैं कि पिछली बार उसने धोखे से उन्हें जहर दिया था और इस बार उन्होंने उसका हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन बूढ़े को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार यही कहता रहता है कि उसका स्नेक पॉइजन इतना आसान नहीं है। जब तक कोई बेहद महान एल्केमी मास्टर खुद उसे तैयार न करे तब तक उसका इलाज होना नामुमकिन है। लेकिन ग्रैंडमा साफ शब्दों में कह देती हैं, इस दुनिया में नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं होती और आज तुम्हारा अंत तय है। यह सुनकर बूढ़ा जोर से हंसने लगता है। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वो कहता है कि अगर किसी को लगता है कि उसका असली बल उसी में है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। असल में एक बीस्ट मास्टर की असली ताकत उसके अपने स्पिरिट बीस्ट में होती है। इतना कहते ही उसके पीछे मौजूद विशाल हरे रंग का जायंट स्नेक जोर से फुफकारता है और पूरे मैदान में भयानक दबाव फैल जाता है। लेकिन तभी दोनों बच्चों का ध्यान उस डरावने स्नेक पर नहीं बल्कि किसी और चीज पर चला जाता है। छोटी लड़की स्नेक को बड़े ध्यान से देखते हुए अपने भाई से कहती है, भैया ये हरा सांप तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने आज तक स्नेक मीट नहीं खाया। उसका भाई भी पूरी गंभीरता से जवाब देता है, मैंने भी कभी स्नेक रोस्ट नहीं किया। फादर ने तो कई तरह का बारबेक्यू बनाया है लेकिन कभी स्नेक नहीं बनाया। इतनी गंभीर लड़ाई के बीच उन दोनों की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। जहां बाकी लोग उस जायंट स्नेक से डर रहे थे, वहीं ये दोनों बच्चे उसे अपने अगले खाने की तरह देख रहे थे। इसके बाद बहन अपने भाई से कहती है कि अब समय आ गया है किसी टैलिस्मन का इस्तेमाल करने का। वो उसे आदेश देती है कि सोल डिस्ट्रॉइंग टैलिस्मन इस्तेमाल करके सीधे उस जायंट स्नेक की आत्मा पर हमला करे। साथ ही हंसते हुए ये भी कहती है, ध्यान रखना मीट खराब नहीं होना चाहिए। भाई तुरंत खुशी खुशी तालिस्मान निकालता है और बिना एक पल गंवाए उसे जायंट स्नेक की तरफ फेंक देता है। अगले ही पल वो तालिस्मान सीधे स्नेक की सोल पर हमला करता है। ये देखकर बूढ़े बीस्ट मास्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो शौक में चिल्ला उठता है। उसे तुरंत पहचान में आ जाता है कि ये कोई साधारण तालिस्मान नहीं बल्कि बेहद दुर्लभ सोल डिस्ट्रॉइंग तालिस्मान है। और सबसे डराने वाली बात, इन दोनों बच्चों के पास ऐसे तालिस्मान सिर्फ एक दो नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। पहला हमला होने के बाद भी जायंट स्नेक पूरी तरह नहीं मरता। इसे देखकर भाई थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन बहन बिल्कुल शांत रहती है। वो मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं मरा तो 2-3 बार और मार देंगे। आज इसे हर हाल में खत्म करना है। ये सुनकर बूढ़े बीस्ट मास्टर के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देने लगता है। उसे समझ आ चुका था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो आज सिर्फ उसका स्पिरिट बीस्ट ही नहीं बल्कि उसकी अपनी जान भी बचना मुश्किल हो जाएगा। उधर बूढ़ा बीस्ट मास्टर गुस्से से पागल हो जाता है। वो चीखते हुए कसम खाता है कि उन दोनों बच्चों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। तभी छोटी लड़की अपने भाई से कहती है, भैया जल्दी उस जायंट स्नेक को पकड़ लो, ध्यान रखना उसे गिराना मत वरना उसका मीट खराब हो जाएगा। भाई तुरंत खुशी खुशी उसकी बात मान लेता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों बच्चे इतनी भयानक लड़ाई के बीच भी जायंट स्नेक को दुश्मन नहीं बल्कि खाने के रूप में देख रहे थे। उसी समय वहां मौजूद आंट भी हैरानी से पूछती हैं, तुम दोनों सच में इस जायंट स्नेक को खाने वाले हो? इस पर दोनों बच्चे बिल्कुल मासूमियत से जवाब देते हैं, हाँ, हमने आज तक स्नेक मीट नहीं खाया। ये सुनते ही बूढ़ा बीस्ट मास्टर का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है, क्योंकि जिस स्पिरिट बीस्ट को उसने सालों तक पाला था उसे ये दोनों बच्चे सिर्फ खाने की चीज समझ रहे थे। इसी बीच ग्रैंडमा शांत आवाज में उससे कहती हैं, तुम्हारी ज्यादातर ताकत तुम्हारे स्पिरिट बीस्ट की वजह से थी। अब जब वो नहीं रहा तो देखते हैं तुम मुझसे कैसे लड़ोगे। ये सुनते ही बूढ़ा पूरी तरह अपना आपा खो देता है और सीधे उन दोनों बच्चों की तरफ हमला करने दौड़ पड़ता है। लेकिन तभी छोटा लड़का अपनी बहन की तरफ देखकर मासूमियत से कहता है, दीदी लगता है ये बूढ़ा पागल हो गया है। अगले ही पल सीन बदल जाता है। हम देखते हैं कि दोनों बच्चों ने उसी जायंट स्नेक का बारबेक्यू तैयार कर लिया है।
छोटी लड़की सबको स्नेक मीट खाने के लिए कहती है, लेकिन आंट मुस्कुराते हुए मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। दोनों बच्चे भी कहते हैं कि उनका भी पेट भर चुका है। तब छोटी लड़की अपने भाई से कहती है, जल्दी खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। दोनों जैसे ही स्नेक मीट खाते हैं, उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। छोटी लड़की मुस्कुराकर कहती है, वाह, स्नेक मीट तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। फिर वो हल्की सी शिकायत करते हुए कहती है कि उनके फादर उन्हें हमेशा स्नेक मीट खाने से मना करते थे। ये देखकर ग्रैंडमा भी मुस्कुराती हैं और उनसे थोड़ा सा स्नेक मीट चखने की इजाजत मांगती हैं। उधर उसी समय एक डिसाइपल वापस आकर ग्रैंडमा को बताता है कि वो बूढ़ा बीस्ट मास्टर मर चुका है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। फिर वो आपस में बात करते हैं कि इन दोनों भाई बहन के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जिसने भी ऐसे असाधारण बच्चों को पाला है, वो इंसान निश्चित ही कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। इसी के साथ सब लोग अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर देते हैं। उधर सभी लोग अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर देते हैं। चलते चलते उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि पता नहीं आगे रास्ते में उनका सामना अब किस ताकतवर व्यक्ति से होने वाला है। लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक और आदमी आकर खड़ा हो जाता है और उनका रास्ता रोक लेता है। उसे देखते ही टियानजिन पैविलियन के लोग उसे पहचान लेते हैं। वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि बैक्शन क्लैन का एक बेहद ताकतवर एक्सपर्ट था। ग्रैंडमा उसे देखकर पूछती हैं, क्या बैक्शन क्लैन भी मेरा रास्ता रोकना चाहता है? इस पर वो आदमी शांत स्वर में जवाब देता है कि उसे बैक्शन क्लैन से पहले ही निकाल दिया गया है। अब जो कुछ भी वो कर रहा है, उसका उसके क्लैन से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद वो साफ शब्दों में कहता है कि आज वो उन्हें मारने नहीं आया। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, उसे हर हाल में लॉन्ग यूफे को जो मैंशन जाने से कम 1 महीने तक रोकना है। ये सुनकर ग्रैंडमा का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो उससे पूछती हैं, आखिर 1 महीने तक हमें रोकने की वजह क्या है? लेकिन वो आदमी सिर हिलाते हुए कहता है कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है। उसे सिर्फ इतना आदेश मिला है कि किसी भी कीमत पर उन्हें 1 महीने तक आगे नहीं बढ़ने देना। साथ ही वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि उनकी ताकत उससे कम है, इसलिए वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। ये सुनकर ग्रैंडमा भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वो बिना डरे अपना स्वॉर्ड निकाल लेती हैं। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर शुरू हो जाती है। कुछ ही वारों के बाद ग्रैंडमा महसूस कर लेती हैं कि सामने वाला व्यक्ति सचमुच बेहद ताकतवर है। लड़ाई के दौरान उनकी नजर उसके स्वॉर्ड पर पड़ती है। उन्हें याद आता है कि पहले उस स्वॉर्ड का रंग काला हुआ करता था, लेकिन अब वही स्वॉर्ड खून की तरह लाल हो चुका था। इसे देखकर वो तुरंत समझ जाती हैं कि उसने किसी ईवल टेक्निक की कल्टीवेशन की है। तभी सामने वाला आदमी लड़ाई रोकते हुए फिर से कहता है, मास्टर लॉन्ग, मेरे साथ चलिए, मैं आपको मारूंगा नहीं, सिर्फ 1 महीने तक रोक कर रखूंगा, उसके बाद आपको आजाद कर दूंगा। लेकिन अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो वहां मौजूद बाकी सभी लोगों को मारकर भी अपना मकसद पूरा कर देगा। यह सुनकर लॉन्ग यूफे कुछ पल सोचने लगती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर लड़ाई जारी रही तो उनके साथ आए बाकी लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो उसके साथ जाने लगती हैं, तभी सफेद बालों वाला छोटा लड़का तुरंत आगे आकर उनका रास्ता रोक देता है। वो मासूमियत से कहता है, ऑन्ट लॉन्ग, आप इनके साथ नहीं जा सकती, आपने तो हमें जाओ मैंशन ले जाने का वादा किया था। आंट लॉन्ग प्यार से उसे समझाती हैं कि अभी वो उनके साथ नहीं जा सकती, पहले दोनों भाई बहन कहीं सुरक्षित जगह छिप जाएं। जब वो वापस आएंगी तब खुद उन्हें जाओ मैंशन लेकर जाएंगी। लेकिन लड़का तुरंत सिर हिलाकर मना कर देता है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, ऑन्ट लॉन्ग, आप बिल्कुल मत डरिए, मैं इसे हरा दूंगा। उसकी बात सुनकर सामने खड़ा आदमी हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो बताता है कि उसकी ताकत पहले वाले स्नेक बीस्ट मास्टर से कहीं ज्यादा है, इसलिए ये दोनों बच्चे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन तभी पीले कपड़े पहने छोटी लड़की भी आगे बढ़ जाती है। वो अपनी कमर पर हाथ रखकर पूरे रौब से कहती है, किसने कहा कि हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते? अगर आंट लॉन्ग को अपने साथ ले जाना है तो पहले मुझसे पूछो। इतनी छोटी बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सामने वाला आदमी भी पहली बार लड़की को ध्यान से देखने लगता है। उसके मन में शक होने लगता है कि इतनी कम उम्र में ऐसा आत्मविश्वास किसी साधारण बच्चे में नहीं हो सकता। वो लड़की से कहता है, तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा है, अगर तुम चाहो तो मेरे डिसाइपल बन सकती हो। लेकिन लड़की बिना एक पल सोचे उसकी बात ठुकरा देती है। वो सीधा जवाब देती है, तुम मेरे मास्टर बनने के लायक ही नहीं हो। ये सुनते ही उस आदमी का चेहरा उतर जाता है। वो अपने टैलेंट पर गर्व करते हुए कहता है कि 100 साल की उम्र से पहले ही उसने 5 सेंट मिड स्टेज हासिल कर लिया था। पूरे जूझों में उसका टैलेंट टॉप 50 में गिना जाता है। लेकिन लड़की उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। वो मुस्कुराते हुए कहती है, टॉप 50? इसमें घमंड करने वाली कौन सी बात है? तभी सफेद बालों वाला छोटा लड़का भी तुरंत बोल पड़ता है, हमारे गांव में तो मैं दूसरे नंबर पर हूं, लेकिन मैं कभी इसका घमंड नहीं करता। लड़के की बात खत्म होते ही छोटी लड़की भी गर्व से कहती है, और मैं तो हमारे गांव में तीसरे नंबर पे हूं, मुझे भी कभी किसी के सामने इसका दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती।
दोनों भाई बहन की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अगर ये दोनों सच बोल रहे थे तो इसका मतलब था कि इनके गांव में इनसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं। उधर सामने वाला आदमी भी अब समझ चुका था कि इन दोनों बच्चों का बैकग्राउंड बिल्कुल साधारण नहीं है, लेकिन वो अपना इरादा नहीं बदलता। वो एक बार फिर आंट लॉन्ग की तरफ देखकर कहता है कि अगर उन्होंने उसके साथ चलने से मना किया तो इन दोनों असाधारण बच्चों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। सामने खड़े एक्सपर्ट की आखिरी चेतावनी के बावजूद पीले कपड़ों वाली छोटी लड़की पीछे हटने का नाम नहीं लेती। वो साफ शब्दों में कह देती है कि अगर उसे आंट लॉन्ग को अपने साथ ले जाना है तो पहले उसे हराना होगा। ये देखकर सामने वाला एक्सपर्ट भी समझ जाता है कि अब बिना लड़ाई के बात बनने वाली नहीं है। वो लड़की को आखिरी बार रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन लड़की उल्टा उससे कहती है, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? लड़ना है तो लड़ो, नहीं लड़ना तो हमारे रास्ते से हट जाओ। इतना सुनते ही उसका सब्र टूट जाता है। अगले ही पल वो अपनी सबसे मशहूर स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जैसे ही उसकी तलवार चलती है, चारों तरफ एक जबरदस्त स्वॉर्ड ऑरा फैल जाती है। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। उनमें से एक हैरानी से कहता है कि यही बिया स्वॉर्ड टेक्निक है। उसे देखकर साफ महसूस हो रहा था कि 5 सेंट मिड स्टेज की ताकत शुरुआती स्टेज से कितनी ज्यादा होती है। उधर आंट लॉन्ग भी तुरंत लड़की को आवाज देकर कहती हैं कि वो सामने से उसकी ताकत से टकराने की कोशिश न करे, बस किसी तरह उसे रोक कर रखे। लेकिन लड़की बिल्कुल शांत रहती है। उसके चेहरे पर डर की जगह सिर्फ आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। अगले ही पल वो भी अपनी स्वॉर्ड उठाती है। दोनों लगभग एक ही समय पर अपनी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक छोड़ते हैं। जबरदस्त स्वॉर्डशी आपस में टकराती है और पूरे इलाके में धमाका गूंज उठता है। पहले ही टकराव में लड़की बिना घबराए सामने वाले के अटैक को रोक देती है। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी बच्ची 5 सेंट मिड स्टेज एक्सपर्ट की स्वॉर्ड टेक्निक का सीधे सामना कर लेगी। उधर सफेद बालों वाला छोटा लड़का लड़ाई को बिल्कुल आराम से देख रहा था। उसे अपनी बहन की ताकत पर पूरा भरोसा था। इसी बीच उसकी नजर पास पड़े ढेर सारे बीस्ट मीट पर पड़ती है। वो खुशी से बोल उठता है, वाह, यहां तो इतना सारा मीट है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए उसकी तरफ देखने लगते हैं। उनमें से एक हंसते हुए कहता है, उधर तुम्हारी बहन इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है और तुम्हें अभी भी बारबेक्यू की पड़ी है। लेकिन लड़का बिल्कुल बेफिक्र होकर मुस्कुरा देता है। वो पूरे विश्वास के साथ कहता है, ऑन्ट लॉन्ग, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी बहन कभी नहीं हारेगी। उसका ये अटूट भरोसा देखकर आंट लॉन्ग भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं। उधर लड़ाई लगातार और भी ज्यादा भयंकर होती जा रही थी। लड़ाई अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। सामने वाला एक्सपर्ट समझ चुका था कि उसके सामने कोई साधारण बच्ची नहीं खड़ी है, इसलिए इस बार उसने बिना कोई मौका दिए अपनी और भी ताकतवर स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसकी तलवार से निकली भयानक स्वॉर्ड ऑरा सीधे छोटी लड़की की तरफ बढ़ती है, लेकिन लड़की के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं दिखाई देती। कुछ देर बाद एक्सपर्ट अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला करता है। वो जोर से चिल्लाता है और अपनी सबसे शक्तिशाली बिया स्वॉर्ड टेक्निक छोड़ देता है। एक विशाल स्वॉर्ड इंटेंट पूरे मैदान में फैल जाता है, लेकिन लड़की फिर भी पीछे नहीं हटती। वो एक कदम आगे बढ़ती है, अपनी स्वॉर्ड को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ती है और बिना किसी दिखावे के केवल एक साधारण सी दिखने वाली स्वॉर्ड स्ट्राइक करती है। दिखने में वो वार बिल्कुल साधारण था, लेकिन जैसे ही दोनों टेक्निक्स आपस में टकराती हैं, एक्सपर्ट की पूरी स्वॉर्ड ऑरा पल भर में बिखर जाती है। धमाके के साथ उसकी टेक्निक पूरी तरह टूट जाती है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी बच्ची बा स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रेट एल्डर की सबसे शक्तिशाली टेक्निक को भी इतनी आसानी से तोड़ देगी। उधर सफेद बालों वाला लड़का मुस्कुराकर पूरे गर्व से अपनी बहन को देख रहा था। उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए यह नजारा बिल्कुल सामान्य था।